तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। हेलो बच्चों, मेरा नाम है अदिति यादव और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, राइट। तो ये एम्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल, नीट और यहाँ तक कि छोटे मोटे परीक्षा यानी कि ANM, इन सब के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। GNM वगैरह के लिए, क्योंकि 10+2 लेवल केमिस्ट्री सेम रहती है, 10+2 लेवल की आती है, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास एक कॉपी, पेन और एक पानी की बोतल साथ में ज़रूर होनी चाहिए, ताकि हमको पानी पीने के लिए बार बार उठना नहीं पड़े, राइट। और डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं तो वो पानी पीने से सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। तो देखते ही वाला क्वेश्चन, जिरकोनियम एंड हॉफनियम के परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं समान है, इसका कारण पूछा है। इसका कारण, उम्मीद है आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा जी। इसका कारण है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, राइट। तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन, रुकिए इसको देख लीजिए वाले क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ये वाला क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था तो बहुत से बच्चे नहीं कर पाए थे इस क्वेश्चन को, राइट। उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया होगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, पहले हम लोग ये देखेंगे। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन है, A दिया है और यहाँ इसका प्रोडक्ट बना है B, और देखो इसकी जो एंथैल्पी है यानी जो डेल्टा H है वो निगेटिव में जा रहा है। अब आप लोग मुझे बताओ, जब डेल्टा H निगेटिव होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, इसे हम लोग ऊष्मा शोषी नहीं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी। तो देखो डेल्टा जब निगेटिव होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। पहले आप लोग ये याद रख लें, जब भी डेल्टा H निगेटिव होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। बस इतना ही हमें जानना था, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, राइट। यहाँ पे मैं ऊष्मा नहीं लिख रही हूँ, केवल क्षेपी लिख रही हूँ, आप समझ जाएंगे। तो ये याद रखो, डेल्टा H निगेटिव उसे हम लोग ऊष्मा क्षेपी बोलते हैं। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको नहीं पता होगी तो आप ज़रूर अपने रजिस्टर में नोट करेंगे, उम्मीद है मेरी। देखो जब भी हमको डेल्टा H निगेटिव मिले तो ये तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा H निगेटिव होगा तो ये ऊष्मा क्षेपी होगी, राइट। तो डेल्टा H निगेटिव यानी ऊष्मा क्षेपी में ये हमारे पास मान लो जो उत्पाद है, उत्पाद कौन है? A से जो B उत्पाद बना, तो यहाँ पे B क्या है? उत्पाद है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद हमेशा नीचे होता है, यानी कि जो उत्पाद है ये नीचे होगा। किससे नीचे होगा? ये A से थोड़ा नीचे होगा, राइट। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद हमेशा नीचे होता है। नीचे क्यों होता है? क्योंकि वो स्थायी होता है, उत्पाद हमेशा स्थायी होता है, वो स्थायी होता है इसलिए वो नीचे होता है। तो देखो इसमें B किस जगह नीचे दिया हुआ है, देखो इस ग्राफ में आपको किस जगह B नीचे दिख रहा है। देखिए इस ग्राफ में देखो, इसमें A और B, तो यहाँ पे A नीचे दिया हो यानी कि ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ग्राफ नहीं है। ये देखो थर्ड ऑप्शन में देख लेते पहले, इसमें A और B बराबर हैं तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऊष्मा क्षेपी में उत्पाद हमेशा स्थायी होता है इसलिए वो नीचे आता है, तो ये भी नहीं होगा। देखो इसमें B में ये नीचे आ रहा है तो इसलिए इसका ऑप्शन ये वाला जाएगा, क्योंकि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद हमेशा स्थायी होता है, अर्थात वो नीचे आता है। उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसका आंसर जाएगा सेकंड। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला उम्मीद है आप लोग इसे पहले पढ़िए। ये पूछा है कि हाइड्रोजन का, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, एक ट्राइटियम। तो जो ट्राइटियम है हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम, तो वो किस कण का उत्सर्जन करता है? बताओ बेटा, जो ट्राइटियम है वो किस कण का उत्सर्जन करता है? बताओ बेटा।
तो ट्राइटियम उत्सर्जन करता है बीटा का, ठीक है बेटा, बीटा का, राइट। अब बताओ आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से हीनता जनित रोग, मतलब कि आरबीसी की कमी से कौन सा, मतलब कि किस विटामिन की कमी से आरबीसी में कमी आती है, तो उसका आंसर चलाएगा विटामिन B12, विटामिन B12, राइट। ये विटामिन B12 हमें दही में ज़्यादा मिलता है, तो हमें दही भी पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। अच्छा मुझे बताओ विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, तो उम्मीद है आप लोगों ने बताया होगा। विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालिन, और इसमें कोबाल्ट होता है, बताओ +3 में या +2 में, +3 में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन सब के बारे में तो क्वेश्चन आ गया है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालिन, पर इसमें ये भी पूछा गया कि इसमें कोबाल्ट होता है, पर ये नहीं पूछा गया कि कोबाल्ट किस रूम में होता है। तो ध्यान रखना कोबाल्ट +3 स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये कोलराउस के नियम से संबंधित है, तो एक बार पहले आप इसे सॉल्व करके देखिए, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को सब अच्छे से दिख रहा होगा और मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू दी गई है, हमसे पूछा है कि अनंत अनंतता पर इसकी मोलर चालकता क्या होगी, तो हमें दिया है ये, और ये सब हमें ये दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एक मिनट देख लीजिए। हमको चाहिए CH3COOH। तो ये जो 3 फॉर्मूले दिए हैं, तो किन को जोड़ने पर हमें CH3COOH मिलेगा। तो आप बच्चे मुझसे कहेंगे कि हमने इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हमें CH3COOH मिलेगा, राइट। लेकिन हमें क्या NaCl जोड़ने पर मिलेगा क्या कुछ भी, क्या हमें NaCl को जोड़ेंगे तो क्या H मिलेगा क्या, नहीं नहीं, क्या O मिलेगा क्या, नहीं नहीं, क्या CH3 वगैरह कुछ मिलेगा कि, नहीं नहीं। NaCl जोड़ने पर ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो NaCl को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए हमें चाहिए CH3COOH, तो हमारे पास देखो CH3COO Na की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9। तो क्या आप लोग बता सकते हैं एसिड डाई एजोनियम लवण जो रूम टेम्परेचर पर स्थायी है, तो उसका सही आंसर है ये। देखिए ये एक ऐसा डाई एजोनियम लवण है जो रूम टेम्परेचर पर स्थायी है, इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये रूम टेम्परेचर पर स्थायी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऐसी, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहते हैं, आते रहते हैं, तो इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा, राइट। ये क्वेश्चन करके बताइए आप लोग। जैसे जानते हो परासरण दाब, परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर M यानी मोलरता MRT या R, यहाँ पे R क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, राइट। तो यहाँ पे हमको दिया क्या हुआ है, P1 क्या है, परासरण दाब 1। P1 में क्या है, हमको भार दिया है 10 ग्राम और वॉल्यूम दिया है 250 ग्राम, और हमसे पूछा है, हमें P1 दिया है। देखो यूरिया का भी दिया है, उसका भी भार 10 ग्राम दिया है, वॉल्यूम भी उसका 250 ग्राम दिया है। अब सुक्रोज का दिया है, उसका भी भार 10 ग्राम दिया और वॉल्यूम 250 ग्राम दिया हुआ है। तो यानी कि हमें पूछा है परासरण दाब के घटते क्रम का सही विकल्प है ना। तो हम लोग जानते हैं पाई बराबर क्या होता है, मोलरता S, यानी कि हम इसे S को हम लोग R भी लिख सकते हैं, और T। तो यानी देखो इसका R और T, तो मतलब कि पाई1 पाई2 और पाई3 जब हम लोग लिखेंगे तो इसका R तो सब में कट जाएगा ना, राइट। तो हमारे पास क्या बचेगा, M1 M2 और M3। मोलरता का फॉर्मूला मुझे बताइए, M बराबर WB इंटू में 1000 बटे में MV इंटू में V इन ml, ये हमको दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं वॉल्यूम भी सेम है और भार भी सेम है, तो वो भी कट जाएगा।
यानी कि जो मोलरता है वो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि क्या समझ में आया, परासरण दाब भी क्या है, अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका परासरण दाब कम होगा। अब देखो कैसे, ये ध्यान रखना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट अणुभार ज़्यादा तो पाई कम। अब देख लो इसमें से ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, 180 होता है, राइट। इसे हमने बोला P1। फिर उसके बाद हमारे पास यूरिया दिया, यूरिया का कितना होता है बताओ। यूरिया का मान लो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करके 60 देखते हैं, 60 होता है शायद। और वहीं सुक्रोज का कितना होता है, 342 होता है। तो बताओ किसका मॉलिक्यूलर मतलब कि किसका अणुभार सबसे कम है। इसे हम लोग बोलते हैं यूरिया को P2, इसको हम लोग बोलते हैं P3। यानी कि P2 का सबसे कम है, यानी कि P2 का परासरण दाब सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ भी सबसे ज़्यादा, यहाँ भी सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद किसका अणुभार कम है, P1 का। फिर उसके बाद P3 का सबसे ज़्यादा है, राइट। तो इसका सही आंसर चलेगा फर्स्ट विकल्प, जिसका अणुभार ज़्यादा उसका परासरण दाब कम। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये हमको अभिक्रिया दी हुई है, ये हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये एक परऑक्साइड है। इसे आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक परऑक्साइड है। मैं परऑक्साइड कैसे पहचानती हूँ, देखो यहाँ पे 2 बार यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे जो O है ना, ये O की मतलब कि पूरी की पिरिडीन दिखा हुआ है, पिरिडीन। यहाँ पे जो O है, यहाँ पे देखो होल ट्वाइस है, ये पूरे का होल ट्वाइस है। यानी कि देखो O ऑक्सीजन यहाँ पे भी, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, यानी 2 बार है। तो इसे हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो देखो एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ में क्या अंतर है। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, हम लोग ऋणात्मक भाग उस जगह लगाते हैं जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में ऋणात्मक भाग में हाइड्रोजन उस जगह लगाते हैं जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो देख लो इसे कैसे देखते हैं। यहाँ पे परऑक्साइड है, परऑक्साइड यानी कि परऑक्साइड की प्रेजेंस में लगता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। जब परऑक्साइड नहीं होता तो हमारा लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ये देखो HBr में कौन ऋणात्मक है, तो आप लोग बोलोगे जाहिर सी Br ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक भाग इसके उस जगह लगेगा, डबल बॉन्ड से बंधित उस जगह लगेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। देखो इस जगह देखेंगे, क्योंकि इन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जिस 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उसी के बीच हम लोग ऋणात्मक भाग लगाते हैं, ये दोनों के नियम में। लेकिन ऋणात्मक भाग एंटी मार्कोनिकॉफ में उधर लगाते हैं जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। देखो कहाँ ज़्यादा है, इधर 2 है, इधर कितने हैं, 1 है, राइट। तो ऋणात्मक भाग कहाँ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। तो देखो यहाँ पे इधर की तरफ लग गया, तो हमारा आंसर ये चला जाएगा। अब ये अपने नॉट इन सिलेबस से काटो, आगे बढ़ो। ये हमसे पूछा है CX बंद एंथैल्पी का सही क्रम। तो क्या आप लोग इसे बता पाएंगे, CX बंद एंथैल्पी का सही क्रम। तो देखो सबसे पहले इसमें आता है CH3S, यानी कि सबसे पहले आता है हमारा फ्लोरीन वाला, फिर आता है हमारा क्लोरीन वाला, ये आता है Br, फिर आयोडीन वाला। तो इसका सही ऑप्शन चला जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसे तो आपको अब हमसे पूछता है ऐसे ही, मतलब ये हमको पूरा दिया रहता, हमसे इसको काट के पूछा रहता द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम। तो हम लोग लगाते हैं उसमें सबसे पहले क्लोरीन वाला, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या है, CX बंद एंथैल्पी का सही क्रम। तो पहले हम लगाएंगे फ्लोरीन वाला, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन वाला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा CX बंद एंथैल्पी के सही क्रम में ये वाला ऑप्शन, राइट। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ये देखिए BF3 में हम लोगों को निकालना है संयोजकता। तो संयोजकता में जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण निकालते हैं तो सबसे हम लोग क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम की हम लोग क्या लिखते हैं, संयोजकता या वैलेंसी लिखते हैं, वैलेंसी प्लस हैलोजन या फिर हाइड्रोजन के नंबर लिखते हैं, या फिर हाइड्रोजन के
नंबर लिखते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे BF3 में बोरॉन जो है, बोरॉन फैमिली, ये 13वें ग्रुप से संबंधित है। इसके लास्ट में 3 आ रहा है, यानी बोरॉन की संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। ऐसे ही कार्बन 14वें ग्रुप से संबंधित है, इसलिए कार्बनिक संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली जो है, नाइट्रोजन 15वें ग्रुप से संबंधित है, इसलिए इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता 5 हो गई। तो ऐसे हम लोग संयोजकता देखते हैं, राइट। तो हम लोगों को क्या देखना था, BF3 की संयोजकता कितनी है, सेंट्रल मेटल देखते हैं, जो एक होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इसकी ये 13वें ग्रुप संबंधित है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। प्लस हमने बोला था हेलोजन या फिर हाइड्रोजन के नंबर, यहाँ पे हेलोजन है फ्लोरीन, तो यहाँ पे फ्लोरीन कितने है, 3 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 3/2, तो मतलब कि 6/2 यानी कि 3 आ गया। तो हम लोग जानते 2 कक्षक भाग लेते तो उसे हम लोग बोलते हैं SP, 3 कक्षक भाग लेते तो उसे हम लोग बोलते हैं SP2। अगर 4 कक्षक भाग लेते हैं SP3 में तो उसे हम लोग बोलते हैं 4 कक्षक भाग, तो उसे हम लोग बोलते हैं SP3। तो देखो 3 आ रहा था BF3, यानी कि BF3 की संयोजकता कितनी थी, 3, और फ्लोरीन की नंबर कितने थे, 3, और मैं 2 से भाग दी तो यहाँ पे आ गया 3 आ गया, है ना। तो 3 आ गया यानी कि SP3। पूछा है कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक केंद्रीय परमाणु का संग्रहण और चारों इलेक्ट्रॉन की संख्या। BF3 का स्ट्रक्चर बनाओ। यहाँ पे BF3 3 संयुक्ता है ना, तो देखो यहाँ पे 3 संयुक्ता हो गई। अब भी देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कुनने वाले इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल SP3 और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ध्यान रखना जब एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो सही आंसर लगेगा सेकंड ऑप्शन। ये देखो ये आदर्श गैस के लिए CP/CV को सही संबंध को व्यक्त करने के लिए बोला है। तो CP - CV बराबर R, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस इक्वेशन का नाम है मेयर्स इक्वेशन, राइट। मेयर्स इक्वेशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये इसका आप लोग आंसर याद कर सकते हैं। निम्न क्षारीय मृदा धातु हैलाइड में से कौन सा संयोजक एवं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है, तो इसका आंसर लगा बेरिलियम क्लोराइड। वैसे न्यू NCERT में से हट गया है, राइट। तो इसका केवल आंसर ही आप लोग याद कर सकते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कार्बन का एक कार्बनिक यौगिक में प्रतिशत 78% कार्बन का दिया हुआ है, यानी कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है, 78%। हाइड्रोजन का दिया हुआ है हमको, तो हम लोग जानते हैं परसेंटेज यानी 100, तो 100 में से हम लोग 78 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22%। अब हमें निकालना है कार्बन का परसेंटेज, तो हमें दिया है 78 बटे में कार्बन का भार यानी कि 12। हाइड्रोजन का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 22। अब आप बोलेंगे 22 कैसे आया, परसेंटेज था तो हमने 100 में 78 को घटाया तो 22 आया। अब हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो 1 ही होता है, राइट। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये मतलब आ गया हमारे पास, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 78 है और 12 5 जा 60, 12 जा 72, 12 6 जा 72, ये हो गया हमारा। तो ये मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं 72 पॉइंट लगा दिए, 12 12 24 36, 12 हो जा 48, तो ये 6.4 समथिंग आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा 6 कार्बन का प्रतिशत आ गया हमारा 6.4 समथिंग, या 6.5 भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये आ गया मान लो 6.5। इसको अब हम लोगों ने क्या किया, ये इसका आया 22%, तो हम लोग क्या करते हैं, मोलानुपाती सूत्र में सबसे छोटे वाले से भाग दे देते हैं, राइट। तो ये 6.5 छोटा है और 22 बड़ा, तो हमने इसको भाग दे दिया 6.5, इसको भाग दे तो ये 1 आ गया, और इसको हमने भाग दिया 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6, तो मतलब ये CH3 जैसे देखो 1 ये 3, इसको हमने काटा तो 3 आ रहा है, यानी कि जो कार्बन का परसेंटेज है कार्बन का 1 आया और हाइड्रोजन का कितना आया, 3 आया। तो इसका मूलानुपाती सूत्र कितना आ जाएगा, CH3, राइट। सुनो ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना। 2 ब्रोमोपेंटेन के हाइड्रो हैलोजनीकरण का मुख्य उत्पाद देखो, तो इसमें क्या होता है, हम लोग सेरजेफ नियम का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें
बीटा एलिमिनेशन होता है, बीटा से जाता है। देखो